नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं जापान की रक्षा नीति में आए एक बहुत ही अप्रत्याशित और विशाल बदलाव की। दशकों से जिस देश को हम शांति के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जानते थे, वो अब अचानक एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ रहा है। तो चलिए इस अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वो हैं, ये बड़ा नीतिगत बदलाव आखिर है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध का वो इतिहास जिसने इसे आकार दिया, जापान का अनुच्छेद 9 और शांतिवाद, वो कारण जिन्होंने इस नए सैन्यीकरण को जन्म दिया, और अंत में जापान के आधुनिक रक्षा सौदे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े नीतिगत बदलाव की। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसने पिछले 80 सालों से ये कसम खा रखी थी कि वो कभी भी दुनिया को हथियार नहीं बेचेगा, वही जापान अब अचानक से घातक हथियारों के ग्लोबल मार्केट में उतर रहा है। ये 80 साल पुराना बैन हटना सच में वैश्विक रक्षा नीतियों के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी पूरी पहचान ही शांति और बेहतरीन तकनीक पर टिकी थी, उसका इस तरह हथियारों के बाजार में आना वाकई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इस बदलाव की गहराई समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के अतीत को। ये वो दौर था जब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण से शुरुआत हुई, फिर 1937 में चीन के साथ युद्ध छिड़ गया, इसके बाद 1941 में पर्ल हार्बर पर वो हैरान कर देने वाला हमला, और अंततः 1945 की वो भयानक परमाणु तबाही जिसने जापान को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये सैन्य आक्रामकता का एक ऐसा ग्राफ था जो लगातार ऊपर जा रहा था, और अंत में इसने पूरे प्रशांत क्षेत्र को एक महाविनाश की ओर धकेल दिया। इतिहास के इस पन्ने में कुछ बेहद खौफनाक सच्चाइयां भी दर्ज हैं, जैसे कि 2018 की गार्जियन रिपोर्ट यूनिट 731 के बारे में विस्तार से बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3000 से ज्यादा युद्धबंदियों पर भयानक जैविक और शारीरिक प्रयोग किए गए। इसमें बिना एनेस्थीसिया के लोगों पर सर्जरी करना और 0 से भी नीचे के तापमान में उनके जिंदा रहने की क्षमता जांचना शामिल था। देखिए, ये सिर्फ युद्ध के अपराध नहीं थे, इन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप और चीन में एक ऐसा गहरा आघात छोड़ा जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। और यही वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो हमें बताती है कि आखिर क्यों इस पूरे क्षेत्र में एक हथियारबंद जापान को लेकर आज भी इतना डर है। अब आते हैं युद्ध के बाद के जापान पर, यानी अनुच्छेद 9 और शांतिवाद के दौर पर। 1947 में जब जापान का नया संविधान बना तो उसका एक अकेला हिस्सा अनुच्छेद 9 आधुनिक जापान की आत्मा बन गया। इसमें साफ लिखा था कि जापान औपचारिक रूप से युद्ध छेड़ने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैन्य बल के उपयोग के अधिकार को त्यागता है। बस इसी एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर आ गई और जापान को अपनी पूरी ऊर्जा तकनीकी क्रांति पर लगाने की आज़ादी मिल गई। इस एक फैसले ने एक आक्रामक राष्ट्र को पूरी तरह से शांतिवादी बना दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। 1942 में जापान का जो प्रभुत्व था वो प्रशांत महासागर, फिलीपींस और इंडोनेशिया में हिंसक सैन्य विस्तार के दम पर बना था। लेकिन फिर उन्होंने इस ताकत को सॉफ्ट पावर में बदल दिया। बंदूकों और युद्धपोतों की जगह अब जापानी बुलेट ट्रेनों, शानदार इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी ने ले ली। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक देश अपनी तलवारें त्याग कर खुद को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में ढाल सकता है। और उनकी इस सॉफ्ट पावर की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 188। आज जापानी नागरिक दुनिया के 188 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। उनका पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में गिना जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जापान ने कैसे खुद को एक सैन्य आक्रामक शक्ति से बदलकर दुनिया के सबसे प्रशंसित और सम्मानित वैश्विक नागरिकों में से एक के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था तो फिर इस नए सैन्यीकरण के क्या कारण हैं? देखिए, रातों रात कुछ नहीं होता। जापान के इस सुरक्षा छतरी में दरारें धीरे धीरे पड़ी हैं। 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दौर से ही नीतियों में बदलाव शुरू हो गए थे। ऊपर से उत्तर कोरिया और चीन की तरफ से बढ़ता क्षेत्रीय खतरा, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के रुख में बदलाव।
जब हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व ने नाटो और जापान के साथ सुरक्षा संधियों की अहमियत पर सवाल उठाए, जापानी ऑटो सेक्टर पर 35% भारी टैरिफ थोप दिया और अचानक इस क्षेत्र से थाइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा लिया, तो जापान के लिए ये एक स्पष्ट संकेत था। उन्हें समझ आ गया कि अब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। और यही वजह है कि अब हम जापान के इन आधुनिक रक्षा सौदों को आकार लेते हुए देख रहे हैं। अब जापान सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा साझेदारियों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरा इन समझौतों पर गौर कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ 11 युद्धपोतों और तकनीकी ट्रांसफर के लिए $7 अरब का भारी भरकम सौदा। भारत के साथ मिलकर अत्याधुनिक स्टील्थ मोगामी क्लास फ्रिगेट बनाने की तैयारी और यूक्रेन के साथ एडवांस ड्रोन तकनीक पर बातचीत। साफ है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जापान ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी मजबूत एंट्री दर्ज करा दी है। जिस मोगामी क्लास फ्रिगेट की भारत के साथ बातचीत हो रही है ना, वो कोई आम युद्धपोत नहीं है। ये जापानी तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। एकदम एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक से लेज, पनडुब्बी रोधी युद्ध और हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया। यही वो हाईटेक इंजीनियरिंग है जो जापान को दुनिया के हथियार बाजार में एक बहुत ही खास और मजबूत खिलाड़ी बनाती है। और इस युद्धपोत की सबसे हैरान कर देने वाली बात है ये नंबर 90। आमतौर पर इस तरह के पारंपरिक जहाज़ों को चलाने के लिए करीब 200 नाविकों की ज़रूरत होती है, लेकिन जापानी तकनीक की वजह से इस मोगामी फ्रिगेट को सिर्फ 90 लोग मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन का वो स्तर है जो दुनिया के किसी भी देश को आकर्षित कर सकता है। तो 80 साल का शांतिवाद अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है, लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या जापान का ये ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव सच में दुनिया को सुरक्षित बनाएगा, या फिर ये अनजाने में अतीत के उन काले अध्यायों को दोहराने का जोखिम मोल ले रहा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए इसका क्या मतलब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।